हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। 2026 आपका कैसा जाएगा, इसे लेकर अलग अलग पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, ज्योतिषियों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आप कई तरह से इलाज की पद्धति है। आप अगर चाहें तो एलोपैथ में जाएं, होम्योपैथ में जाएं, आयुर्वेद में जाएं। सबकी कोशिश यही रहती है कि आपका इलाज हो जाए, तो बस वही हमारी भी कोशिश है। और इस कोशिश के लिए सबसे पहले आप एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो घंटी बगल में दिखाई दे रही है बेल आइकन, उसे आप क्लिक कर दीजिए। अब आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजिस्ट लव भूषण जी, जो आपको बताएंगे 2026 देश और दुनिया के लिहाज से कैसा रहेगा। खास बात यह है, जब राशियों पर हमने उनसे चर्चा की है तो मेष राशि जिसकी साढ़े साती शुरू हुई है, उसको लेके भी अच्छा अच्छा उन्होंने बताया। वृषभ राशि के लिए तो उन्होंने कहा कि दोनों हाथ में लड्डू और सिर कढ़ाई में, ऐसी वाली स्थिति रहने वाली है। क्या उपाय रहने वाले हैं अलग अलग राशियों के लिए, वो तो आप जरूर सुनिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत चौंकाने वाली, बहुत डराने वाली भविष्यवाणी उनकी तरफ से की गई है। वो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या खतरा आने वाला है? क्या उनको डिफेम करने की कोशिश की जाएगी? ये सारे जवाब अगले कुछ मिनटों में आपको मिल जाएंगे, तो आप एंजॉय कीजिए पार्ट 1। बहुत जल्द आपके सामने हम लव भूषण जी के साथ इसी पॉडकास्ट का पार्ट 2 लेके आएंगे। क्या आपके पास कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप अगर हम कर लें तो बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है? ऐसे जाप हैं, क्या मंत्र हैं? मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बता देता हूँ जिनका 3 बार चैंटिंग करने मात्र से ही आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, आई एम श्योर किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है या 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो जब इंटरव्यू में जाता है तो घबराता ही है। तो मैं पास ही हो जाऊँ इंटरव्यू में, मेरा सिलेक्शन ही हो जाए, ऐसा भी कोई शास्त्र सम्मत मंत्र होता है क्या? जी, इसमें एक योगिनी माता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले इस मंत्र का चयन करते रहें। आज के समय में जब प्रदूषण इतना बढ़ गया है, जब खान पान पे नियंत्रण नहीं है लोगों का, और वो है स्वास्थ्य की समस्या, तो क्या सेहत ठीक रहे, इसका भी कोई मंत्र है? कैसे 5 साल 10 साल पुराने रोग हैं जिनकी आप हर रोज दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर हमेशा कभी टेस्ट बदल देता है, कभी मेडिसिन बदल देता है, वो कैसे मात्र 3 बार बोलने से, ये जल में फूंक देने से वो कैसे ठीक हो सकता है? अब ये जो युद्ध की स्थिति 25 में हमने देखी भारत पाकिस्तान के बीच में बनी, तो वो क्या फिर से रिज्यूम हो सकता है? फिर से क्या शुरू होगा, युद्ध की स्थिति बनेगी? पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, उसमें से एक टुकड़ा पहले हो चुका है, जो अगला टुकड़ा जिसकी शुरुआत अभी 2026 में हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि क्या ज्योतिषीय गणना भी ये कह रही है कि अमेरिका मंदी की ओर है, यूरोपियन कंट्रीज मंदी की ओर हैं, और क्या वो असर भारत पर भी दिखता है? देखिए, यदि मैं मंदी की बात करता हूं तो मंदी की चपेट में सबसे पहले कनाडा और यूके मुझे यहां पर आता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि की बात करूं तो राहु उनके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस में राहु का गोचर करना यानी कि पिताजी के साथ में संबंधों का विच्छेद हो जाना, किसी भी काम का लास्ट मोमेंट में होते होते एकदम से रुक जाना, और उनके खिलाफ कोई भी वो धार्मिक यात्रा में जाएं, वहाँ पे कोई विवाद हो जाना, ऐसा भी हो सकता है। अब सिंह राशि पर आगे बढ़ते हैं, उनका 2026 कैसा है? शनि, जिन्हें टायर से भी देखा जाता है, और 8वें घर में शनि का गोचर जब भी हो जाता है तो टायर फटने के योग बन जाते हैं। तुला राशि का अब नंबर है, उनका 2026 कैसा होगा? पंचम घर में राहु का मतलब होता है कि अगेन उनको डिफेम मिल सकता है। यूट्यूब पे या कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेम मिलने के या फॉलोअर कम होने के योग भी यहाँ पे हो जाते हैं। अब 2 राशियां बची है, कुंभ और मीन, दोनों ही शनि की 7.5 से पीड़ित हैं। इनका कैसा रहेगा 2026, वो बताइए। बस इनकी कुंडली में एक ही समस्या है, लव या लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा ब्रेकअप या विवाद भी यहाँ पे हो सकता है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल मंगलमय हो आप लोगों के लिए, और जो भी आपके दिल में इच्छा है वो सभी पूर्ण हो। लेकिन अगर उसमें कुछ भी बाधा आ रही है तो आज का ये पॉडकास्ट आपको उसमें मदद करने वाला है। बहुत से मंत्र आपको मिलने वाले हैं, एक रास्ता कैसा रहेगा आपका 2026 का, वो पहले से आपको इंगित कर दिया जाएगा।
और 2026 में देश और दुनिया किधर जाएगी, इसकी भी पूरी पूरी जानकारी आज के पॉडकास्ट में आपको मिलने वाली है। जो ज्योतिषाचार्य जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं कि बहुत सी भविष्यवाणियां उनकी पहले हिट हो चुकी हैं, सही साबित हो चुकी हैं, और उनके बहुत से उपायों को जब लोगों ने अपनाया तो उससे उन्हें फायदा भी मिला है। और इन सारी बातों पर मुहर लगाती हुई बात मैं आपको यह बताऊं कि आज की तारीख में भारत में वो एकमात्र ज्योतिषी हैं जिनकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। अब चलिए मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। आप जैसे ही देखेंगे खुद ब खुद आप पहचान भी जाएंगे उन्हें। मशहूर ज्योतिषाचार्य और न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं लव भूषण जी। स्वागत है सर। जी, राधे राधे। राधे राधे। 2026 किधर जाएगा ये तो पूछूंगी आपसे, देश और दुनिया में क्या होगा ये भी जानेंगे आपसे, मेरा राशिफल क्या कह रहा है ये भी समझना है आपसे। लेकिन उन सब के पहले मैं ये चाहती हूं कि क्या आपके पास कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप अगर हम कर लें तो बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है? ऐसे जाप हैं क्या, मंत्र हैं? मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बता देता हूँ जिनका 3 बार चैंटिंग करने मात्र से ही आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। मात्र 3 बार? मात्र 3 बार। आपको रोज 3 बार करने मात्र से ही आप बहुत बड़ी लाइफ में आपके चेंजेस आ सकते हैं। और मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि इसके लिए मतलब मैं जो भी सिचुएशन दूं उसका मंत्र है आपके पास? उसका मंत्र है मेरे पास, और मैं कुछ मंत्र तो आपको भी बता दूंगा। और यदि कुछ विशेष समस्या में आपके पास कोई जातक आता है तो आप हमारे पॉडकास्ट में वो कमेंट में लिख दे तो मैं उसका भी मंत्र उसको मैसेज कर दूंगा। क्या बात है। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपकी है तो उन्होंने कह दिया है कि आप हमें कमेंट में बताइए और उसका मंत्र भी दे दिया जाएगा। जी, और ये मंत्र शास्त्र प्रमाणिक हैं। शास्त्र में प्रमाण सहित मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। हमारे एक्चुअल में 64 योगिनियों के बारे में बताया गया है जो माँ काली के ही स्वरूप हैं। तो 64 दिन की एक विशेष एक आराधना की जाती है। उसमें आराधना में इन मंत्रों का एक आह्वान किया जाता है आपको सभी संकटों से मुक्ति करने के लिए। और ऐसा भी कहा गया है कि इन 64 योगिनियों में से कुछ विशेष समस्या में आप इनका आह्वान कर लेते हैं तो माता को स्वयं आना पड़ता है आपकी रक्षा करने के लिए। कलयुग के अंदर ऐसा माता का एक वरदान बताया गया है। क्या बात है। और ये सारे मंत्र उसी से जुड़े हुए उसी से जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली उन 64 योगिनियों के ही एक नाम है जो इस समय ब्रह्मांड में विचरण करती रहती हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं गुरु जी कि मुझे आप ये बताएं कि मैं कोई भी नया काम अगर शुरू करने जा रही हूँ 2026 में, चलिए 2026 की शुरुआत कर लेते हैं, बीती ताई बिसार दे आगे की सुधि ले। 2026 में मैं किसी भी नए काम की शुरुआत अगर करने जा रही हूँ तो वो कौन सा मंत्र है मैं जपूं तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए? सर्व मंगला सर्व मंगला सर्व मंगला। आप इस मंत्र का 3 बार चयन करें और किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। सर्व मंगला सर्व मंगला सर्व मंगला, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। और 64 योगिनियों में से एक योगिनी का नाम है सर्व मंगला। तो आप मन से माता जी की प्रार्थना करें और चैंट करें सर्व मंगला सर्व मंगला सर्व मंगला। क्या बात है। एक और नए काम की शुरुआत होती है नई नौकरी की जी। अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, आई एम श्योर किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है या 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो जब इंटरव्यू में जाता है तो घबराता ही है। जी। तो मैं पास ही हो जाऊं इंटरव्यू में, मेरा सिलेक्शन ही हो जाए, ऐसा भी कोई शास्त्र सम्मत मंत्र होता है क्या? जी, इसमें एक योगिनी माता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले इस मंत्र का चयन करते रहें। चर्चिका चर्चिका चर्चिका, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इस मंत्र को करने से आपके अंदर वाक शक्ति आती है। मीटिंग में जैसे आप सामने वाले के सामने बैठते हैं तो सामने वाला आपसे मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो आपको क्या बोलना है, इंटरव्यू में जाने से पहले या किसी भी मीटिंग में आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, भाषण देने जा रहे हैं आप मीटिंग के सामने, तो आपको बोलना है चर्चिका चर्चिका चर्चिका। अच्छा, तो ये तो मैं वैसे भी अगर वाकपटु मुझे बनना है तो मैं वैसे भी इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। आप 3 बार तो कम से कम आप 108 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वयं माँ सरस्वती आपकी जीवा पे आकर विराजमान कर जाएंगी। शानदार। और अगर आपको फायदा हो तो मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए भी कि जो हमने इसका प्रयोग किया और वो सफल रहा है। एक आपको मैं इसके बीच में और बताना चाहूँगा कि जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, इसमें कमेंट बॉक्स में इसको सुनते सुनते यदि आप वो टाइप कर दें चर्चिका चर्चिका चर्चिका, जो हम मंत्र बोल देंगे, तो मंत्र को टाइप करने से बोलने के साथ में यदि आप लिखने का भी अभ्यास कर लेते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। क्या बात है। तो चर्चिका भी लिखना है आपको, उसके पहले आपने बताया था सर्वमंगला।
मंगला, सर्वमंगला। सर्वमंगला, तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए जी। एक और बड़ी मुझे लगता है कॉमन समस्या है आज के समय में, जब प्रदूषण इतना बढ़ गया है, जब खान पान पे नियंत्रण नहीं है लोगों का, और वो है स्वास्थ्य की समस्या। पहले तो हम देखते थे कि बुजुर्ग ही इससे पीड़ित होते थे, अब तो यंग लोगों को भी कोई भी बीमारी हो जा रही है। तो क्या सेहत ठीक रहे, इसका भी कोई मंत्र है? वैद्य रूपा, वैद्य रूपा, वैद्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक 64 योगिनियों में से एक योगिनी है जो आपके लिए वैद्य के रूप में काम करती है। वैद्य जिसे डॉक्टर कहा जाता है। तो वैद्य रूपा, वैद्य रूपा, वैद्य रूपा, वैद्य रूपा, आपको इस मंत्र का चयन करना है। यदि आपके घर में कोई जातक बीमार भी है तो वैद्य रूपा बोलकर आप पानी में, जल में फूंक मार दीजिए और वह जल सामने वाले जातक को पिला दीजिए। यदि कुछ दिन आप लगातार ऐसा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाले जातक के वह जल अब जल नहीं अमृत बन जाएगा। हाँ, मतलब जितनी बार भी मैं उनको जल दे रही हूँ तो उतनी बार ये करना है। उतनी बार आप कीजिए, खाना देते समय कीजिए, जल देते समय कीजिए। और यदि आप खुद भी पानी पी रहे हैं तो समय पानी पीने से पहले बोलिए वैद्य रूपा, वैद्य रूपा, वैद्य रूपा। आज के बाद पानी ऐसे ही पीना भाई, वैद्य रूपा बोलने के बाद। और कभी भी आपने इन मंत्रों का प्रयोग अगर किया है तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट करके बताएं भी। अब गुरुजी, मेरा तो क्या है ना, पिटारा, मुझे लगता है समस्याएं इतनी होती हैं जो पूरी हो गई, लेकिन आपके पास अगर और मंत्र हैं तो वो आप खुद बताइए फिर। देखिए, इसमें आज के समय में ना एक तंत्र, ब्लैक मैजिक या नज़र लगने वाला, हर कोई चाहता नहीं है कि सामने वाला आगे बढ़ रहा है तो वो आगे ना बढ़े। तो सामने वाला ना हरे के ऊपर तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है। तो एक ऐसा मंत्र बता देता हूँ कि ताकि कोई भी तंत्र की क्रिया, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं होगा। तो यह मंत्र करने से पहले आपको क्या करना है कि अपने हाथ में पीली सरसों या लौंग अपने पास में रखना है। पीली सरसों या लौंग कुछ भी रख सकते हैं। और अपने हाथ में रखते हुए मंत्र बोलना है अघोरा, अघोरा, अघोरा। और उसके बाद उसको आपको फूंक मार के उड़ा देना है, लौंग या पीली सरसों के कुछ दाने। तो जैसे मंत्र को बोलना है अघोरा, 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 और उसके बाद आपको उनको हवा में उड़ा देना है। तो अब जैसे ही वो हवा में उड़ जाएंगे, यदि वो हवा में उड़ गए तो इसका मतलब तो है कि वो आपके पास तंत्र अब आपके ऊपर काम नहीं करेगा। और यदि वह अपने आपके हाथ में रह गए तो इसका मतलब है कि अभी आपको और प्रयास इसके ऊपर करना पड़ेगा। पर लौंग तो बहुत भारी होती है गुरुजी, वो तो रखिए अगर हम फूंक के उड़ाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल उड़ जाएगा। नहीं, मुझे लगता है जब तक हम थोड़ा ऐसे करके उसको जबरदस्ती गिराए ना। देखिए, कोई भी चीज़ को आप जबरदस्ती मत कीजिए, उसको नेचुरली होने दीजिए। जबरदस्ती किसी काम को करने का मतलब है कि आप उसको नेचुरली नहीं कर रहे हैं। आप एक लौंग बिल्कुल हल्का सा, एक ही लौंग आप लीजिए जिसके फूल लगा हो। अच्छा। तो आप फूल वाला लौंग लीजिए और अपने हाथ में रखिए और अघोरा, अघोरा, अघोरा बोलकर आप उसको फूंक मार दीजिए। ये 64 योगिनियों में से एक योगिनी जी का नाम है जो तंत्र और स्पिरिचुअल पार्ट्स में आपके साथ में आकर खड़ी हो जाती हैं। क्या बात है। एंड आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स अभी सोच रहे होंगे कि अगर हमें धन दौलत प्राप्ति का भी कोई मंत्र मिल जाए, वो सबकी समस्या है आज के समय में। यदि धन दौलत और पैसे के लिए यदि आपको कोई मंत्र लेना है तो इसमें सबसे अच्छा मंत्र है रति, 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 रति प्रिय। आपने सुना होगा बट रति प्रिय। तो सबसे अच्छा जो इसमें एक मंत्र है रति, रति, रति। आप किसी भी काम को जाने से पहले घर पे से यदि आप ऑफिस जा रहे हैं या अपने प्रतिष्ठान में जा रहे हैं या नौकरी करने आप निकल रहे हैं तो पहला कदम जैसे ही घर से बाहर निकलें तो आपको एक ही बात बोलनी है रति, रति, रति। तो ये वर्ड बोलते ही 64 योगिनी में से एक योगिनी माता आपके साथ में आकर खड़ी हो जाएंगी और अब जिस भी कार्य के लिए या पैसा जो आकर्षण है वो आपके पास में आने लगेगा। ऐसा आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। क्या बात है। आशीर्वाद की शुरुआत कमेंट सेक्शन से आप कर लीजिए। 3 बार आपको रति, रति, रति लिखना है। मेरा अब इसमें काउंटर ये है गुरुजी कि कैसे अगर आपकी तैयारी ही पूरी नहीं है फिर भी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा? कैसे 5 साल 10 साल पुराने रोग हैं जिनकी आप हर रोज दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर हमेशा कभी टेस्ट बदल देता है, कभी मेडिसिन बदल देता है, वो कैसे मात्र 3 बार बोलने से या जल में फूंक देने से वो कैसे ठीक हो सकता है? बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। और मैं ऐसा आपसे एक्सपेक्टेशन भी कर रहा था कि कहीं मात्र ऐसा ना हो कि लोग हमसे ये सोच लें कि ये एक अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। देखिए क्या होता है कि तैयारी बहुत से लोग तैयारी करके जाते हैं लेकिन फिर भी उनका भाग्य साथ नहीं देता। यह आपके भाग्य को मजबूत करने वाला एक मंत्र है।
कि मेरी तैयारी भी पूरी है, मेरा काम भी पूरा है, लेकिन हर बार मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो भाग्य आपके साथ में रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप चाहें कि सिर्फ और सिर्फ इन मंत्र के बोलने से ही मेरा काम हो जाए। हाँ। आपको तैयारी करनी होगी, आपको अपना कर्म करना है। पहले ये ध्यान रखिए, कर्म, आप कर्महीन से कर्मशील बन जाएं, आप भाग्यहीन से भाग्यशाली बन जाएं। तो जो 9th हाउस जो हमारे भाग्य का हाउस है और 10th जो हमारे कर्म का हाउस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ में हो जाए, और इसलिए ये देवियाँ आपका साथ देना शुरू कर देती हैं। यदि आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं आचार्य जी का एक मंत्र का जाप कर लूँ और बिना तैयारी किए चला जाऊँ, हाँ। तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हाँ, ये अच्छा हुआ, क्लियर हो गया। नहीं तो लोग यही कहते कि जी ठीक है, ना पढ़ाई करो ना तैयारी करो और बस सीधे पहुंच जाओ, 3 बार अंदर केबिन में घुसने के पहले मंत्र का जाप कर लो तो सिलेक्शन होगा। नहीं भैया, तैयारी करनी होगी, उसके लिए कर्म प्रधान करो। कर्म तो आप देखिए, कभी एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि आपको कर्म नहीं करना है। तो फिर तो मुकेश अंबानी भी घर बैठ जाता है और मैं भी घर बैठ जाता हूँ। मुझे क्या जरूरत है आपके पास में भी एक अपने विचार लोगों तक पहुँचाने की। कर्म आपको करना ही होगा, लेकिन मैं कर्म करके भी, आप देखें ना, बहुत सारे लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है, लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है। तो यह मंत्र आपको एक से एक और एक मिलकर 11 करेगा, एक और एक मिलकर -0 नहीं। तो बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपके भाग्य को, आपकी तकदीर को एक अच्छा करने का कार्य कर रही है। लेकिन आप कभी ये मत सोचिए कि भैया हमें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो बहुत से मंत्र मैंने पूछ लिए हैं गुरुजी से। कुछ अगर ऐसा है जो रह गया है, छूट गया है, आपकी कोई पर्सनल और स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोबारा हमारी मुलाकात होगी तो वो कमेंट देखने के बाद हम पूछ भी लेंगे 100%। अब हम आगे बढ़ें और 2026 के बारे में कुछ आपसे समझना चाहें, क्योंकि इसके पहले भी आपकी बहुत सी भविष्यवाणियां सिद्ध हो चुकी हैं और मुझे लगता है उसमें से एक तो वो ज्वालामुखी जो अभी फटा है इथोपिया वाला, उसकी भी आपने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। हमने ज्वालामुखी की फटने की भविष्यवाणी की, हमने बादल को फटने वाली भविष्यवाणी की, किसी बड़ी नेता का दुनिया को छोड़ के जा सकता है, अभिनेता के बारे में बोला था। बहुत सारी, यदि मुख्यमंत्री की बात करूं तो पूरी दुनिया यही कह रही थी कि बिहार में नितिन जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो हाँ। हम एक मात्र एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने ये कह रहे थे, या कुछ 1-2 लोग मेरे सहयोगी होंगे हाँ। जिन्होंने कहा था। कुछ लोगों ने तो ये दावा भी किया था कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार जी की भाग्य ही इतना अच्छा है, उसकी कुंडली इतनी अच्छी है कि वह मुख्यमंत्री बनने का योग मुझे अभी भी लग रहा है। तो ऐसा कुछ योग होते हैं जिनके माध्यम से हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो हालांकि मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि भाई मेरे ही पॉडकास्ट में ज्योतिषी ऐसे आए थे, जैसा आप भी कह रहे हैं गुरुजी, जिन्होंने ये कहा था कि तेजस्वी यादव की कुंडली बहुत अच्छी है। हालांकि 1-2 एस्ट्रोलॉजर ऐसे भी थे जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे थे, पर हाँ, ज्यादातर का यही कहना था कि नीतीश कुमार की कुंडली थोड़ी कमजोर है। तो बहरहाल हमें ये तो पता चल गया है कि पहले बहुत सी भविष्यवाणियां आपकी सही साबित हुई हैं। अब अगला प्रेडिक्शन फिर कर लेते हैं 26 एक मैंने 25 में ये भी प्रेडिक्शन दिया था। हाँ। जब सब लोग कह रहे थे कि बहुत से मुख्यमंत्री चेंज हो सकते हैं, तब मैंने कहा था गुजरात का या तो मुख्यमंत्री चेंज होगा या पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चेंज होगा। अच्छा। एक मेरे पॉडकास्ट में मैंने ये भी बोला था। तो गुजरात के अंदर आप देखेंगे दीपावली से ठीक एक दिन पहले पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देकर नया मंत्रिमंडल वहाँ पे बना था। हाँ। तो ऐसा ही कुछ मैं 2026 में आपको चौंकाने वाला बताने जा रहा हूँ कि 2026 में क्या हो सकता है। हाँ, तो कहाँ से शुरुआत करें? देखिए 2026 में यदि मैं बात करूँ तो अभी जो राहु महाराज जी हैं वो कुंभ की राशि में से गोचर कर रहे हैं और उनके ऊपर से सूर्य और मंगल गोचर करेंगे तकरीबन 15 फरवरी के बाद। तो राहु के ऊपर जब भी मंगल और सूर्य गोचर करते हैं तो राहु क्या है, जो पुल, आप देखें ना, जो पुल का काम करता है, जो पहाड़ों के बीच में जो 2 चीज़ों को जोड़ता है, वो पुल से, वो राहु से देखा जाता है। फेविकोल वो भी राहु से देखा जाता है, जितने भी लोग फेविकोल का काम करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस समय जब मंगल वहाँ से गोचर करेंगे और फिर सूर्य भी आ जाएंगे तो 2 अग्नि ग्रह हैं, तो कोई भी बड़ा पुल आपको टूटता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऐसा पुल, देखिए छोटे मोटे पुल तो आम टूटते रहते हैं, कि ऐसा पुल जिसमें बड़ी जन हानि भी यहाँ पर हो सकती है। देखिए मैं कोई नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, मैं कभी डराने वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको लॉजिक से खगोलीय घटना बता रहा हूँ कि ऐसा होने के योग बन रहे हैं। राहु के ऊपर से जब मंगल ग्रह गोचर करेंगे तो ये अंगकारक योग बनता है। अंगकारक कोई घटनाएं, आग से संबंधित घटनाएं होना, किसी के खिलाफ किसी भी नेता या देश के प्रधानमंत्री या देश
वहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अफवाह उड़ जाना। अच्छा। जैसे क्या है कि सूर्य का मतलब क्या है? राजा। सूर्य का मतलब है प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, मतलब या उसका तत्कालिक जो संबंधित राजा है। तो उसके खिलाफ सूर्य और राहु जब भी युति बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहाँ के देश के राजा के प्रति लोगों का अफवाह, नेगेटिविटी फैलने का एक योग, जैसे अपने नेपाल में देखा, हाँ। अभी आप बांग्लादेश में देखा, पहले श्रीलंका में देखा। तो ऐसा अभी लग रहा है कि भारत के किसी प्रदेश में या भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, या फिर जैसे चाइना में, पाकिस्तान में मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इसी रीजन में होगा? नहीं, ये एक्चुअली देखो, ये क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये भारत में होगा। ये खगोलीय घटनाएं हैं, तो जो आपको पूरे पृथ्वी में कई जगह होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन इस घटनाओं की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। आप देखें, हो सकता है कि चाइना में भी, चाइना के किसी प्रांत में हो जाए, भारत में भारत के प्रधानमंत्री के प्रति हो जाए, किसी स्टेट में जो राजा जितना कमज़ोर होगा या किसी राजा ने कोई गलती की होगी तो वो यहाँ पे पकड़ में आने के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये भी संभावना है कि मोदी जी के बारे में कोई र्यूमर फैले, कोई अफवाह उड़ाई जाए? मैं मोदी जी के बारे में आपने बोला तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि कोई इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय कोई साजिश भी यहाँ पर हमारे देश के राजा के प्रति। देखिए, सूर्य और राहु के ऊपर से जब भी ये गोचर, साथ में मंगल का होना और गुरु का अतिचारी होना, ऐसे योग बना देता है कि ऐसा राजा जो सूर्यवंशी हो, जिसने बहुत समय तक राज किया हो, तो जैसे मोदी जी 13-14 साल से भारत में राज कर रहे हैं, शी जिनपिंग चाइना के ऊपर काफ़ी समय से राज कर रहे हैं, वो पुतिन रशिया में राज कर रहे हैं। ऐसे एक कंट्री और है जहाँ पे बहुत सारे, इसमें 13-14-15 साल से कोई देश का राजा राज कर रहा हो, तो उनके खिलाफ इस तरीके की अफवाह उड़ना, अंतर्राष्ट्रीय साजिश होना, उसके योग यहाँ पर ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मुझे मोदी जी के लिए तो ना ही हो, मैं तो यही चाहूंगी। बाकी पुतिन, शी जिनपिंग और बाकी देश और दुनिया से उतना हमें सीधा मतलब नहीं। ट्रम्प के खिलाफ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो भी दोबारा से प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। हाँ। रशिया, तो वहाँ का जैसे जेंजिस, मंगल का मतलब क्या होता है? युवा लोग, युवा, मंगल, जो यंग ब्लड है, तो इसलिए मंगल और सूर्य दोनों अग्नि ग्रह हैं। तो जब ऐसा होता है तो जेंजिस आंदोलन करते हैं। लेकिन ट्रम्प ये चाहते हैं, अब क्योंकि ट्रम्प की चर्चा निकल ही गई है, तो ट्रम्प ये चाहते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिले। बड़ी जी तोड़ वो मेहनत भी कर रहे हैं, पहले खुद ही लड़ाई लगवाते हैं और फिर खुद ही कहते हैं कि शांति का प्रयास तो मैंने ही किया। रशिया यूक्रेन में हम देख रहे हैं, अभी फिर उनका बयान आया है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में शांति तो मैंने ही कराई है। तो नोबेल का शांति पुरस्कार मिलेगा ट्रम्प को? मुझे यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फीफा शांति पुरस्कार मिल गया है, नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल सकता है। देखिए, क्या होता है कि कोई भी शांति पुरस्कार, जैसे एक कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो आप सेल्फ अपनी रिकमेंडेशन से ही देना चाहते हैं, प्रेशर से करना चाहते हैं, तो एक अलग बात है। एक होता है कि दिल से मैं किसी को यह देना चाह रहा हूँ, तो ऐसा कोई भी पुरस्कार ट्रम्प जी को अभी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बड़े मायूस हो जाएंगे वो आपकी ये भविष्यवाणी सुनेंगे। अभी अगले कई सालों तक उनकी ये कोशिशें 26 और 27 में भी जारी रहने वाली हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि मोदी जी की हमने चर्चा कर ली, ट्रम्प साहब की चर्चा हमने कर ली, अब ये भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे, थोड़ा वो भी बताइए। क्योंकि एक वो समय भी था जब पूरी दुनिया ने देखा कि ट्रम्प और मोदी की दोस्ती बड़ी गहरी थी, और फिर वो समय भी हमने देखा कि जब ट्रम्प ने मोदी ही नहीं भारत के खिलाफ इतने सैंक्शंस लगाए, हमारे वीजा को किस तरह से बैन करने की कोशिश हुई, तो ये जो कड़वाहट रिश्ते में है, ये मधुर होंगी और बुरी होंगी। पाकिस्तान के साथ में यदि मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान की बात करें ना, अमेरिका, ट्रम्प, हाँ, अमेरिका को यहाँ पे भारत के साथ में झुकना पड़ेगा, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। हमेशा हमें अपने आप को झुकाकर ही किसी को जीतना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी आपको शस्त्र के साथ भी सामने वाले को हराना होता है। आप देखिए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तब अमेरिका की लाख प्रतिबंधों के बावजूद भी हमने परमाणु परीक्षण किया था। और अभी भी आप देखिए कि अमेरिका के लाख
जो चुनौतियों के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री उनके आगे झुकने को तैयार नहीं है। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं तो भारत अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा, अमेरिका को ही भारत के सामने झुकना पड़ेगा। और जो अभी आप देख रहे हैं जो पाबंदियां अमेरिका लगा रहा है, वहाँ की जो जनता है वही ट्रंप को मजबूर कर देगी, क्योंकि उनका व्यापार ही ख़त्म हो जाएगा, उनका व्यापार डामाडोल आपको होता हुआ नज़र आएगा, अमेरिका के लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी। तो जो अभी प्रतिबंध अमेरिका अन्य देशों पे लगा रहा है, तो इतने ही प्रतिबंधों को, सभी प्रतिबंधों को धीरे धीरे उन्हें खुद ब खुद हटाना होगा। भारत मतलब विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब ये जो युद्ध की स्थिति 25 में हमने देखी भारत पाकिस्तान के बीच में बनी, आशंका मुझे लगता है अभी भी वो डर तो हम सबके मन में सता रहा है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हमने पॉज किया है। तो वो क्या फिर से रिज्यूम हो सकता है, फिर से क्या शुरू होगा, युद्ध की स्थिति बनेगी क्या? पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता ही नहीं रहेगी, क्षमता ही नहीं है कि वह हमारे साथ में युद्ध कर सके। अभी मैं 2026 में आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि भारत, मैंने कहा था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, उसमें से एक टुकड़ा पहले हो चुका है, जो अगला टुकड़ा जिसकी शुरुआत अभी 2026 में हो जाएगी। और जो हम ये कह रहे हैं कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भारत और की मदद से एक ऐसा कंट्री बनने जा रहा है जो भारत के जो भरोसेमंद होगा। और ऐसा हमें लगता है कि हमारे लोग आने वाले समय में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आना जाना भी शुरू कर सकते हैं। आपके आने वाले 1-2 सालों में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। ऐसा पाकिस्तान की कुंडली में है कि पाकिस्तान का अब दूसरा टुकड़ा होने का समय आ गया है। क्या बात है। और अगर वो पीओके है तो मुझे लगता है मेरे सारे व्यूवर्स भी खुश हो गए होंगे ये भविष्यवाणी तो सुन के, क्योंकि बरसों से हम चाहते हैं कि पीओके भारत में वापस आ जाए। अगर वो नहीं भी हो रहा है तो आप कह रहे हैं, ज्योतिषीय गणना ये कह रही है कि पीओके एक अलग राष्ट्र बन सकता है और वो भारत की मदद से ऐसा होगा, भारत की मदद से होगा। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री होंगे, जैसे अफगानिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं उनके संबंध भी हमारे उतने ही मधुर होंगे। ये कैसे गणना होती है मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जन्म जब हुआ, अगर 1947 की हम बात करें, हिंदुस्तान तो हालांकि कब से है। हाँ। मैं आपको एक बात यहाँ पे, भारत के अभी भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947 को बनेगी। तो उस हिसाब से पाकिस्तान हमारे से बड़ा हो गया, तो पाकिस्तान की कुंडली तो बन सकती है, क्योंकि उनका जन्म ही 14 अगस्त, उनका पहले पाकिस्तान का प्रारूप ही नहीं था, स्वरूप ही नहीं था। तो 14 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे की पाकिस्तान की कुंडली बन रही है। भारत के बारे में जब भी विचार किया जाएगा तो प्रश्न कुंडली से किया जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की एक कुंडली हम बनाकर देख सकते हैं 15 अगस्त 1947। लेकिन क्या भारत जो युगों युगों से राज करने जा रहा है, क्या उसकी कुंडली 15 अगस्त 1947 से बनाई जा सकती है? नहीं। आप खुद बताइए। नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम पाकिस्तान के बारे में विचार कर सकते हैं, हम बांग्लादेश के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म ही उस तारीख को हुआ है, उस तारीख को वो राष्ट्र बने हैं। तो 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 की जब आप कुंडली देखेंगे तो पाकिस्तान के चतुर्थ भाव में 3 शत्रु ग्रह, 3 पापी ग्रह बैठे हुए हैं। तो उसके हिसाब से मैंने ये प्रेडिक्शन की है, जब भी 3 या 3 से ज़्यादा शत्रु ग्रह वहाँ बैठ जाते हैं तो उस घर का बंटवारा होना तय होता है, जितने शत्रु ग्रह वहाँ पर बैठे होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। अब मैं क्योंकि भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में पूछ चुकी हूँ आपसे, भारत अमेरिका संबंधों के बारे में पूछ चुकी हूँ, अब मैं पूछना चाहती हूँ भारत और रशिया के संबंध के बारे में। वो इसलिए भी क्योंकि हमने देखा कि अभी पुतिन साहब भारत आए, उनकी भारत और रशिया की दोस्ती जितनी पुरानी है, पुतिन साहब चाइना को भी अपना उतना ही गहरा मित्र मानते हैं। तो वो देश जो भारत का भी यार बनने की कोशिश में है, चीन को भी अपना मानता है, उसके साथ क्या संबंध बेहतर रह पाएंगे भारत और रशिया के बीच में? कैसे संबंध होंगे 2026 में? रशिया भारत का हमेशा से ही दोस्त रहा है और वह आगे भी रहेगा। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से यूँ कह के समझ सकते हैं कि एक मेरा दोस्त है, एक किसी और का दोस्त है और एक आपका भी। कॉमन दोस्त तो हम हो ही सकते हैं इसमें तो, लेकिन मेरे दुश्मन का दोस्त तो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। मैं तो क्लियर हूँ इस बारे में। या तो तुम मेरे दोस्त हो, अब मेरे दोस्त के दोस्त हो सकते हो, मेरे दुश्मन के तो नहीं हो सकते। देखिए, इसमें इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये कूटनीतिक चाल होती है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान हमारा जन्मजात दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान हमारा बच्चा भी है। हाँ। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान हमारा ही तो एक बच्चा है, बांग्लादेश हमारा ही तो एक बच्चा है, बिगड़ैल बच्चा है, जिसको हमारे घर से हम निष्कासित
कर कर चुके चुके हैं कर और चुके फूटी आंख नहीं सुहाता फूटी ऐसा आंख बच्चा हमें हमें, हाँ। किसी को भी नहीं सुहा रहा है। चाइना के साथ में हमारा जो जो संबंध है वो इसलिए कहीं ना कहीं अच्छे नहीं है कि वो पाकिस्तान की मदद करता है या एक तरीके से हमारे ऊपर भी आक्रमण करता है, लेकिन कूटनीति से कारण से हमें उसके साथ भी, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी एक संबंध बनाकर रखने चाहते हैं। तो रशिया इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, जिसमें चाइना को भी समझाना है कि आपको भारत के खिलाफ आंख नहीं दिखानी है। तो उसमें कौन बताएगा चाइना को? रशिया कि भैया भारत को अब आंख नहीं दिखाओ, ये आने वाला उभरता हुआ सितारा है। तो इसमें भी रशिया भारत की मदद करेगा चाइना को समझाने में। एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक दूसरा पॉडकास्ट भी करती हूँ गुरुजी, और वो है पैसा बोलता है, जिसमें हम इकोनॉमिस्ट बुलाते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड पॉडकास्ट करते हैं। उसमें हाल ही में हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अमेरिका में मंदी आने वाली है, यूरोप में मंदी ने दस्तक दे दी है, और विश्व के बहुत से बड़े ऐसे देश होंगे जहां पर रिसेशन आएगा। मेरा सवाल ये है कि क्या ज्योतिषीय गणना भी ये कह रही है कि अमेरिका मंदी की ओर है, यूरोपियन कंट्रीज मंदी की ओर हैं, और क्या वो असर भारत पर भी दिखता है? देखिए, यदि मैं मंदी की बात करता हूँ तो मंदी की चपेट में सबसे पहले कनाडा और यूके मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। यदि यूके में और कनाडा में मंदी रहेगी तो इसका डायरेक्ट असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। लेकिन भारत और जो दुबई हैं, ये कंट्री आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में इकोनॉमिक में एकदम तेज़ी से उभरते हुए आपको दिख सकते हैं। लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, इनकी हालत भी ज़्यादा अच्छी हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। लेकिन यदि मैं मंदी की बात करता हूँ, सबसे पहले कनाडा और यूके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये ऐसे कंट्री हैं जो धीरे धीरे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो कनाडा में जो एनआरआई गए हैं उन्हें मुझे लगता है सचेत होने की जरूरत है। मंदी की शुरुआत सबसे पहले यहाँ से आपको दिखेगी। ठीक है, अब राशिफल पे मैं ज़रूर आगे आऊँगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा अगर मोदी जी की कुंडली के बारे में आपसे समझ सकें। आप मुझे थोड़ा बताइए ना, उनके कैसे ग्रह योग बने हुए हैं, 26 में कोई कष्ट विद्रोह हो जाए, जनता का गुस्सा फूट जाए, या उनकी पॉपुलैरिटी में कुछ कमी आ जाए, ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा? मोदी जी के लिए 15 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक का जो समय है वो अच्छा नहीं है, वो काफ़ी परेशानी वाला हो सकता है। और यहाँ पर जो उनकी परेशानियों के लिए मैंने बताया कि विपक्ष की भूमिका नहीं रहेगी। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय साजिश उनके खिलाफ हो सकती है, उन्हीं के घर के लोग उनके लिए परेशानियाँ यहाँ पर बन सकती है। और ये भी हो सकता है कि देश के कुछ हिस्सों में उनके खिलाफ विद्रोह आ सकते हैं, या कुछ चेंजेस उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं कुछ मामलों के कारण से। और ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पता है कि अंतर्राष्ट्रीय कोई एक ऐसी साजिश भी हो सकती है मोदी जी के खिलाफ, मुझे ऐसा भी लग रहा है। उम्मीद मैं करती हूँ कि आपकी ये बात मोदी जी तक पहुँच भी जाए, वो सुन भी लें, क्योंकि आप अगर पहले से सुन लो तो तैयारी भी आप कर सकते हो। और ज्योतिष यही काम करता है, आपको पहले से आपकी मुसीबतों के बारे में को कम कर सकता है। और ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए कि पहले राहु के ऊपर मंगल और सूर्य का गोचर हो रहा है, और उसके बाद वह राहु के अगले ही भाव में शनि महाराज जी बैठे हुए हैं मीन की राशि में। और शनि का मतलब होता है जनता, और राहु का मतलब है अफवाह, और शनि का मतलब है जनता। और जनता के ऊपर से, यानी कि शनि के ऊपर से जब मंगल और सूर्य का गोचर होगा तो जनता का आक्रोश फूटने लगता है। आप जनता के बारे में भी सोचेंगे तो जनता को ये लगता है कि अब मेरे खिलाफ या मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचा जा रहा है, ऐसा जनता को लगेगा। शनि का मतलब है आम जनता, लोग। और शनि के ऊपर से जब मंगल और सूर्य का गोचर होगा तो शनि का मतलब है ट्रेन, तो वापस से कोई ट्रेन हादसा भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब क्योंकि राजनीति की चर्चा हो रही है, और बस जैसे ही साल की शुरुआत है उसके बाद बंगाल में चुनाव है जी। तो ममता दीदी पर चर्चा ना हो, ऐसा तो फिर कैसे ही हो सकता है? अब थोड़ा बताइए, लंबा राज तो ममता दीदी भी कर रही हैं, उनका भी एक छत्र राज है पश्चिम बंगाल पर, ये टूटेगा इस बार? देखिए, अभी ऐसा लग रहा है कि बंगाल में ममता जी का जो राज, अभी ऐसा नहीं लगता कि वो टूट पाएगा। अभी वो ममता जी एक बार और चुनाव को जीत सकती हैं, लेकिन बंगाल के लिए यह चुनाव, ममता जी के लिए यह चुनाव उतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि बंगाल की जनता सनातन धर्म, जो ऐसा वहाँ पे आपको ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा कि सनातन धर्म का झंडा
सनातन धर्म के लोग आपको बंगाल की सरकार के खिलाफ आपको सड़कों पर उतरते हुए नज़र आएंगे, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। ये चुनाव के पहले होगा? चुनाव के पहले होगा, अभी चुनाव के पहले होगा। अभी आपको कोई टाइम फ्रेम आप मुझे टाइम दीजिए ना। देखिए, मैं जनवरी फरवरी में ये ऐसा होने के योग आपको दिख रहे हैं। चुनाव के पहले ममता दीदी के प्रति विद्रोह होगा और फिर भी चुनाव में वो जीत जाएंगी। देखिए क्या है कि एक विरोध करने वाले लोग बंगाल से भी होंगे और ये पूरे कंट्री से भी होंगे, लेकिन अभी जो ममता जी का जो वहाँ पे सिक्का है वो मजबूत है, भाग्य उनका भी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि चुनाव जरूर टफ होगा, लेकिन वह जीत सकती हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल चुनावों का ये 2 महीने पहले से एग्जिट पोल आपने देख लिया है। बिहार का एग्जिट पोल सर का बिल्कुल ठीक रहा था। अब आप ऐसे समझ लो कि ये पश्चिम बंगाल इलेक्शन हो उसके पहले का एग्जिट पोल है कि ममता दीदी निसंदेह चुनाव जीत रही है। निसंदेह मैं नहीं कहूँगा, बहुत टफ कष्ट आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो जीत जाएंगी। अभी डाउट है लेकिन हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो जीत जाएंगी। हाँ ठीक है।